शायद आपने कुछ ऐसे रेडिकुलस आर्ट पीसेस के बारे में सुना होगा। एक एग्जाम्पल है एक बनाना जिसे वॉल पर टाक कर बेच दिया गया और उसका दाम था $1,20,000। फिर एक पेंटिंग है जो बस एक वर्टिकल स्ट्राइप ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट है जिसे $84 मिलियन में बेचा गया। और एक और है जिसमें बस दो ऑरेंज स्क्वायर्स हैं एक डार्कर ऑरेंज बैकग्राउंड पर जिसे $28 मिलियन में बेचा गया। और इसे और भी ज़्यादा मजाकिया बनाने के लिए इसका टाइटल सिर्फ अनटाइटल्ड है। वाकई में एक मास्टरपीस है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने लोगों ने इन सीमिंगली अपसर्ड पेंटिंग्स या आर्ट कलेक्शंस पर लाखों डॉलर क्यों खर्च कर दिए। आप सोच सकते हैं वे बस बोर हैं और अपना पैसा बर्बाद करना चाहते हैं, या शायद उनका आर्ट टेस्ट अजीब है। खैर, कुछ रिच लोग अजीब हो सकते हैं पर वे बेवकूफ़ नहीं होते। यह सब स्ट्रैटेजी और छिपी हुई मंशाओं के बारे में है जिससे वे और ज़्यादा पैसा कमाने या बचाने की कोशिश करते हैं। और आप पूछ रहे होंगे रिच लोग इस आर्ट का उपयोग पैसे कमाने या बचाने के लिए कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं कि रिच डूड्स ऐसे रिडिकुलस आर्ट पीसेस क्यों खरीदते हैं और वे इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 1, इन्वेस्टमेंट मानना पड़े या नहीं, आर्ट एक शानदार इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कल्पना कीजिए आज आप किसी आर्ट पीस को $10,000 में खरीदते हैं और 10 साल बाद उसकी कीमत $1,00,000 हो जाती है। यह 10 गुना बढ़ोतरी है। अच्छा लगता है ना। उदाहरण के लिए एक आर्टिस्ट हैं जॉन मिशेल बास्कियात। आपने उनकी कला देखी होगी और सोचा होगा ये क्या गड़बड़ है। बास्कियात का काम अक्सर एक बच्चे की तरह के स्क्रिबल्स, रैंडम लाइंस, शब्दों और केओटिक फिगर्स जैसा दिखता है। लेकिन उनकी एक पेंटिंग जिसे भी अनटाइटल्ड कहा जाता है 2016 की एक ऑक्शन में $57 मिलियन से ज्यादा में बिकी। हाँ, एक जापानीज टाइकून युसाकू माइजावा ने अदर बिलियनियर्स के साथ कंपटीशन किया और इस चायोटिक डूडल पर $57 मिलियन की बिड जीत ली। तो कोई इतना पैसा ऐसे एक पेंटिंग पर क्यों खर्च करेगा। आर्ट वर्ल्ड में लोग आर्टिस्ट की रेपुटेशन के कारण भी आर्ट खरीदते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ आर्ट वर्क की वजह से। बस्कियात के मामले में वह नियो एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट की शुरुआत के समय थे, इसलिए उन्हें उन पायनियर्स में माना गया। साथ ही जब कोई आर्टिस्ट मर जाता है तो उनकी आर्ट वर्क्स और भी ज़्यादा वैल्यूबल हो जाती हैं क्योंकि नई कला बनना बंद हो जाती है, जिससे एग्जिस्टिंग पीसेज रेयर और हाई डिमांड में आ जाते हैं। अगर आर्टिस्ट का जीवन ट्रैजिक रहा हो तो कीमत और भी बढ़ सकती है। बस्कियात के मामले में उन्हें स्कूल से निकाला गया था, 17 की उम्र में घर से बाहर कर दिया गया था और वे सड़क पर रहने लगे थे। 1980s में वे सिर्फ एक स्ट्रीट आर्टिस्ट थे और न्यूयॉर्क में ग्राफिटी करते थे। और बिल्कुल सही समय पर उनकी ड्राइंग स्टाइल नियो एक्सप्रेशनिज्म के साथ मेल खा गई जो 1980s में वायरल हो रहा था। उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाना शुरू किया और अपनी पहली पेंटिंग $200 में बेच दी। फिर उन्होंने और पेंटिंग्स बनाई और फेमस हो गए। अपने सक्सेस के बावजूद उन्हें ड्रग एडिक्शन की समस्या थी और दुख की बात है 1988 में बास्कियात की ड्रग ओवरडोज से मृत्यु हो गई, केवल 27 साल की उम्र में। इसलिए उनका ट्रैजिक जीवन, अनटाइमली डेथ और मॉडर्न आर्ट में पायनियरिंग स्टाइल ने उनके वर्क्स की वैल्यू और बढ़ा दी। युसाकू माइजावा के मामले में उन्होंने 2022 में इस पेंटिंग को फिर से $85 मिलियन में बेचा। चूंकि उन्होंने इसे $57 मिलियन में खरीदा था, 6 साल रखा और फिर $85 मिलियन में बेचा। इसका मतलब वे इस इन्वेस्टमेंट से $28 मिलियन का प्रॉफिट कमाने में सफल रहे। तो इसलिए आर्ट कलेक्शन भी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सेक्शन 2, टैक्स अवॉइडेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं रिच लोग टैक्सेस से नफरत करते हैं और वे उन्हें अवॉइड करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। अब मैं बताऊंगा कि वे आर्ट का उपयोग कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बिलियनियर है बॉब। तो 2020 में बॉब आर्ट को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं और एक फेयरली फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग 3 मिलियन में खरीद लेते हैं। फिर 5 साल बाद 2025 में बॉब की इनकम 50 मिलियन हो जाती है, जो कि ऐसे एक रिच डूड के लिए नॉर्मल है। जैसा उम्मीद है टैक्स अथॉरिटी बॉब से उनके टैक्सेस मांगती है। मान लीजिए 30% उनकी 50 मिलियन इनकम पर, जो बनता है 15 मिलियन। जाहिर है बॉब एक रिच डूड के रूप में टैक्सेस से नफरत करते हैं और इतना नहीं देना चाहते। इतना बचने के लिए बॉब सोचते हैं कि कैसे अपना टैक्स बर्डन कम किया जाए और फिर उन्हें 5 साल पहले खरीदी गई पेंटिंग याद आती है। चूंकि बॉब उस पेंटिंग से बोर हो चुके हैं और साथ ही वह पूरा टैक्स नहीं देना चाहते, वह इस पेंटिंग का उपयोग अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए करने का फैसला करते हैं। तो बॉब इस पेंटिंग को एक प्रोफेशनल आर्ट अप्रेजर के पास ले जाते हैं ताकि वैल्यू चेक करवाई जा सके। अकॉर्डिंग टू द आर्ट अप्रेजर वह पेंटिंग अब 20 मिलियन की है, तो बॉब की इस पेंटिंग में इन्वेस्टमेंट सफल मान ली जाती है। अगर बॉब इस पेंटिंग को 20 मिलियन में बेचकर टैक्स चुकाता तो उसे सेल पर 28% कैपिटल गेन्स टैक्सेस देने होते, यानी और 5.6 मिलियन टैक्स देना पड़ता। इसलिए बॉब ने निर्णय लिया कि वह पेंटिंग को किसी आर्ट म्यूजियम को डोनेट कर देगा। अगर आर्ट म्यूजियम डोनेशन स्वीकार कर लेता है तो बॉब आईआरएस को बता सकता है कि उसने अभी-अभी एक 20 मिलियन की पेंटिंग म्यूजियम को डोनेट की है, जिसे चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। जब रिच फोक्स चैरिटी में डोनेट करते हैं तो टैक्स अथॉरिटी उन्हें टैक्सेबल इनकम से डोनेशन की अमाउंट डिडक्ट करने की अनुमति देता है, जिससे वे कम टैक्स देते हैं।
तो टैक्स अथॉरिटी बॉब को ये छूट देती है और 20 मिलियन डोनेशन को उसकी टैक्सेबल इनकम से घटा देती है। अंत में बॉब की टैक्सेबल इनकम 30 मिलियन रह जाती है और उसे बस उस पर 30% टैक्स देना होता है, यानी 9 मिलियन। चूंकि बॉब ने यह पेंटिंग 3 मिलियन में खरीदी थी और अब उसे केवल 9 मिलियन टैक्स देने हैं, उसने कुल मिलाकर इफेक्टिवली 12 मिलियन खर्च किए और पूरे 15 मिलियन टैक्स देने के मुकाबले 3 मिलियन बचाए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो बॉब एक चीपर पेंटिंग क्यों नहीं खरीद लेता? मान लीजिए 10,000 में किसी अनपॉपुलर आर्टिस्ट से और सीधे अप्रेजर से कह दे कि उसकी वैल्यू 50 मिलियन बताई जाए, फिर वह इसे म्यूजियम को डोनेट कर दे और टैक्स अथॉरिटी को कह दे कि उसने 50 मिलियन की पेंटिंग डोनेट की ताकि टैक्स अवॉइड हो जाए। खैर, ये ट्रिक पहले काम कर सकती थी, लेकिन अब ज़्यादा संभव नहीं। टैक्स अथॉरिटी के अपने आर्ट अप्रेजर्स होते हैं जो ये चेक करेंगे कि क्या कला वाकई में 50 मिलियन की है या नहीं। साथ ही चूंकि बॉब ने अभी अभी एक अनपॉपुलर आर्टिस्ट से पेंटिंग खरीदी है, यह और भी सस्पिशियस लगेगा कि प्राइस को $50 मिलियन तक बढ़ाया गया है। अगर आईआरएस को उसके स्कीम का पता चल गया तो बॉब को गंभीर ट्रबल हो सकती है और आर्ट का खुद का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, क्योंकि यह सब्जेक्टिव है। अगर आपको यह पेंटिंग पसंद है तो आप कह सकते हैं कि इसकी कीमत $100 मिलियन है, पर अगर आपका दोस्त इसे नापसंद करता है तो वो कहेगा कि यह सिर्फ $1 मिलियन की है या कुछ भी नहीं। इसलिए यह प्रैक्टिस काफी रिस्की है।